स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की क्लास को सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे। तो गुप्त साम्राज्य में अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो गुप्त साम्राज्य है ये गोल्डन पीरियड है, सुनहरा। ये गोल्डन पीरियड इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके समय में सबसे ज़्यादा गोल्ड पीरियड इसके समय में चले। और दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंस है अगर कहने का कि सुनहरा जो गोल्ड पीरियड कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा लिटरेचर का विकास हुआ है। इसके समय में कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वान, हरिशरण जैसे विद्वान कवि थे। तो इन्होंने अपने अपने कवि होने के कारण इन्होंने अपने नाटक, अपनी कृतियां लिखने का काम किया है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो शुरुआत जो जब ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने जब श्री गुप्त ने इसकी फाउंडेशन जो रखी, ये सबसे पहले जो कुषाणों को खत्म करके, कुषाणों को वंश को खत्म करके ये कौशाम्बी में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, यानी उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद बिहार और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करने वाले थे वो श्रीगुप्त थे। फिर उसके बाद घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच के बाद जो आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त के जो बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आज हम पढ़ रहे हैं कुमारगुप्त को पढ़ रहे हैं। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र थे कुमारगुप्त का भी शासन क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर कुमारगुप्त विख्यात रहे हैं तो नालंदा जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको बनाने में इनका विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहता है। इसी से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहते हैं। आइए सबसे पहले हम इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुमारगुप्त प्रथम जो थे इनका जो शासन था 415 से लेकर के 455 एडी तक रहता है, यानी 40 वर्षों तक ये अपना शासन करते हैं। दूसरा हम देखते हैं इनकी जो कई उपाधियों थी, इनको कई उपाधियों से मिली हुई थी। पहले अगर हम देखते हैं इनकी जो मुद्राएं, इन्होंने गोल्ड की जो मुद्राएं चलाई हैं, उन मुद्राओं पे उनके क्या क्या नाम अंकित था वो हम देखते हैं। इन मुद्राओं पे देखते हैं श्री महेंद्र लिखा हुआ था, कहीं मिलता है इन लोगों को। कई मुद्राओं पर लिखा था महेंद्र आदित्य भी मिलता है, इनको इनका नाम मिलता है। दूसरी मैं आपको बताऊं, इनके समय में इनने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ की जो शुरुआत है वैदिक पीरियड से होती है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था इसके बारे में बताता हूं आपको। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था कि राजा क्या करता था, अपने घोड़े को छोड़ता था और घोड़ा जहां जहां जाता था वो राजा का पूरा एरिया जो राजा का हो जाता था। उसके पीछे 400 योद्धा चलते थे घोड़े की रक्षा करने के लिए। अगर कोई राजा बीच में उसको हस्तक्षेप करता था, उसको पकड़ता था, तो वो 400 योद्धा क्या करते थे, उनसे लड़ते थे। यह यज्ञ जो 3 दिन लगातार चलता था। 3 दिन के बाद, इसमें यज्ञ के बाद उस घोड़े को पकड़ करके 3 दिन बाद उसकी बलि दी जाती थी, उसको काट दिया जाता था। ऐसी व्यवस्थाएं होती थी। ये यज्ञ जो किया था उसने किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने। और दूसरा उनका पीरियड है, कुमारगुप्त ने शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय जो था विश्वविख्यात था। इसमें जापान, कोरिया, भूटान, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज थी, यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। अब जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, ये विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। सबसे अगर हम प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय, इससे प्राचीन विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में कहीं था नहीं। इतनी व्यवस्थाएं थी, छात्र छात्राओं को अगर इसमें एडमिशन देने के लिए बात की जाती थी तो उनको कई प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, तब उनका दाखिला हुआ करता था। उस समय उस विश्वविद्यालय में काफी ग्रंथ थे, लेकिन क्या हुआ, जो बख्तियार खिलजी था कुतुबुद्दीन ऐबक का सिपह सलाहकार था। उसने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किया 1299। जब उसने नष्ट करने का काम किया, उसमें जब आग लगाई तो उसमें 3 महीने तक जो पुस्तकालय थी वो जलते धू कर जलती रही। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे सारे के सारे जल करके नष्ट हो गए। कुछ बचे तो वो लोग जो तिब्बती लोग जो थे, जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो लेकर के यहाँ से निकल गए भारत से।
आज हम उनको देखते हैं, ये सबसे बड़ा त्रासदी है देश के हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये ग्रंथ होते तो आज हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है हमारे देश का, और हमारी शिक्षा का विकास भी होता। दूसरा हम देखते हैं छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश के लिए, तो मैं बता दिया आप लोगों को। दूसरा जो था जिसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुमार गुप्त के समय में सार्वजनिक अभिलेख जो सर्वाधिक, कुमार गुप्त के समय में सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं वो कुमार गुप्त के ही समय के मिले हैं, 18 अभिलेख मिले हैं हम लोगों को। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार बयाना, सबसे बड़ा भंडार जो कुमार गुप्त की जो मुद्राएं थी, सबसे ज्यादा अगर भंडार जो हमें मिला है बयाना राजस्थान में मिला है, भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा गोल्ड के कॉइन्स मिले हैं। उनकी संख्या जो थी वो 623 संख्या है। कितनी है? 623 गोल्ड के कॉइन्स मिले, सबसे बड़ा भंडार मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कुमार गुप्त प्रथम का अंतिम दिनों में क्या होता है। जब उनका अंतिम समय आता है कुमार गुप्त का, तो क्या करते हैं, पुष्यमित्र जो थे, पुष्यमित्र जातियां थी, पुष्यमित्र क्या थी, जातियां थी, उनसे क्या वो जातियां क्या करती हैं, कुमार गुप्त के समय में आक्रमण कर देती हैं। लेकिन आक्रमण को दबाने के लिए वो अपने क्या करते हैं, अपने पुत्र स्कंद गुप्त को भेजते हैं। और जब स्कंद गुप्त को जब भेजते हैं तो स्कंद गुप्त क्या करता है कि उस आक्रमण को दबाने का काम करता है और वो सफल हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, कुमार गुप्त का जो शासन है वह यहीं खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद उनके पुत्र जो स्कंद गुप्त अपना शासन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद वो अपना पूरी डायनेस्टी को फैलाने का काम करते हैं। कल हम आपको स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी स्कंद गुप्त की होगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।